हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और पूजा पाठ का एंजॉय करते होंगे। हर एक लोग को पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए, हर एक फेस्टिवल को मनाना चाहिए और विश करते हैं कि सबकी लाइफ कुशल मंगल हो और आपकी स्टडी भी अच्छी हो और एग्ज़ाम भी अच्छा जाए, काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। चलिए हम लोग अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन ऑब्जेक्टिव पार्ट 2। पार्ट 1 बता दूं कि पिछला जो वीडियो गया होगा वो पार्ट 1 का था और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 का है। इस पार्ट 2 में फिर से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सभी लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके जैसे और जो विद्यार्थी हैं क्लास 10 के वो भी इस वीडियो को देख के लाभ प्राप्त कर सकें, एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। और हमारी या फिर हम लोगों की ये विश है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन सबका मार्क्स जो है वो काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है। हर एक साल अच्छा आता है, इस बार भी अच्छा है और वो अपने लाइफ में काफ़ी दूर तक जाएं, काफ़ी अच्छे मुकाम हासिल करें। ये हम लोग की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए तो इस बात के साथ हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बता दिया मैंने, फिजिक्स सब्जेक्ट है और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का नाम है और ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 है। कल 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसका जो ऑप्शन है वो टिक करेंगे। टिक करेंगे मतलब हुआ कि आप उस ऑप्शन का जो सही ऑप्शन होगा उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि इस 21 नंबर प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ABCD में से कौन सा है, वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे और हम लोग उसको देखेंगे और ये समझेंगे कि हाँ आप में से कौन अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं और किन की अच्छी तैयारी है, ठीक है। और जिनकी थोड़ी सी 19-20 है वो अपना चैप्टर पढ़ें, ऑब्जेक्टिव देखें और ऑप्शन को सही चूज करें। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हो चुका था, फिर भी इसमें डाल दिया गया है तो देख लेते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी प्रिज्म। देखिए पहले एक अपना नियम बनाएं, जब भी ऑब्जेक्टिव टिक करें तो पहले कौन सा नहीं होगा उसको काटें, पहले उसको साइड करें कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब जो बच जाएगा उसमें से दिमाग लगाना है कि कौन सा सही हो सकता है। चलिए प्रिज्म तो बिल्कुल नहीं होगा श्योर, और लेंस भी बिल्कुल नहीं होगा। बच गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। जब बड़ा बनेगा तो पीछे की बहुत सारी वस्तुएं हैं, ड्राइवर जब सीट पे बैठता है तो पीछे की बहुत सारी वस्तुओं को देखता है, जैसे उसकी खुद की गाड़ी हो गई, रोड हो गया, फुटपाथ हो गया, ठीक है। फिर पीछे आ रही जो गाड़ी है, कौन सी गाड़ी उसको ओवरटेक करने वाली है, ये सब कुछ देखता है। तो अगर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो किसी एक ही वस्तु का बन जाएगा, बाकी सब दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए वो सही नहीं होगा, गाड़ी को चलाने में उसे परेशानी होगी। इसलिए हमें ध्यान देना है कि अवतल दर्पण भी नहीं होगा, ठीक है। बच गया एक ऑप्शन हमारा उत्तल दर्पण, तो सही उत्तर इसका उत्तल दर्पण होगा। इसमें पीछे की अधिकांश वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटे साइज में बनता है और ड्राइवर इस दर्पण में पीछे की सारी वस्तुओं को देख लेता है और गाड़ी चलाने में उसको आसानी होती है। सही ऑप्शन देखते हैं क्या निकल के आता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है।
एफ हो गया 10, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो मैं एक पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं कि अगर ये हमारा अवतल दर्पण है, इसका एफ जो है वो है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आर क्या होगा? अब मुझे लग रहा होगा कि सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन दिख गया होगा कि इसका आर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सही उत्तर क्या निकल के आएगा। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर? चलिए जल्दी बताइए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में डालिए उत्तर, क्या इसका उत्तर होगा। मैं इतना बोल देता हूं कि जो आर होता है, आर वो एफ का दुगना होता है। चलिए अब बताइए एफ के दुगने से क्या मतलब निकल के आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? चलिए सबका सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया होगा, मुझे पता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 10 का डबल होता है 20, तो सही इसका उत्तर होगा 20 सेंटीमीटर। चलिए सही ऑप्शन देखते हैं क्या निकल के आता है। बिल्कुल सही उत्तर है 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चलिए ध्यान ले जाइए प्रकाश के अपवर्तन में और वहां से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ढूंढ के निकालिए। मैं हेल्प के लिए ऑप्शन डाल देता हूं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही जबरदस्ती करता है, जहां देखो जहां चला आता है, कोई पूछताछ नहीं है इसकी, फिर भी चला आता है। चलिए एक मैंने काट दिया, 3 बचा हुआ है, 3 में दिमाग लगाएं और इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। ये एक हमारा माध्यम हो गया। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा मुड़ जाती है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा है अभी कौन सा सघन है कौन सा विरल है, कॉमन तरीके से कहा, कॉमन तरीके से उसका उत्तर भी दिया मैंने। ठीक है, अब बोल रहे हैं ना कि मैंने अगर यहाँ पे लंब डाला तो ये कोण के बारे में बात कर रहा है कि इस कोण को क्या कहते हैं। ये हो गई निर्गत किरण, ये हो गया अभिलंब, इसके बीच जो बना हुआ कोण है उस कोण का नाम बताना है, क्या नाम होगा। देखिए आपतन कोण तो होगा नहीं, परावर्तन कोण भी नहीं होगा क्योंकि परावर्तन तो हो नहीं रहा है, यहाँ तो अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये मैंने पहले ही काट दिया है, डी नंबर ऑप्शन। क्या बच गया? बच गया निर्गत कोण। सही उत्तर होगा निर्गत कोण। फिर भी देखते हैं सही उत्तर क्या निकल के आता है। बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने उत्तर दिया, ऑप्शन सी निर्गत कोण। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का मतलब हुआ कि हमें कहीं ना कहीं उस डिवाइस से, यंत्र से छोटी वस्तुओं को बड़ा देखना है। अब मुझे लग रहा है कि चेहरे पे स्माइल आ गई होगी कि हाँ हमें कौन सा उत्तर देना है। छोटी वस्तुओं को बड़ा देखना है, दर्पण का तो इस्तेमाल होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे आंख के सामने छोटी वस्तु रखी हुई है, उसको बड़ा करके देखना है, तो हमें लेंस चाहिए। तो लेंस में कौन सा लेंस चाहिए? मैं ऑप्शन देता हूँ, दिमाग लगाना है अच्छा वाला और टिक करना है, सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में डालना है। अवतल दर्पण तो हमने काट दिया, इसका निमंत्रण नहीं था, चला आया है, कोई बात नहीं। उत्तल दर्पण भी हम काट देते हैं क्योंकि दर्पण है। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इसी दो में से टिक करना है, कौन सा सही उत्तर होगा बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर डालिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? किस लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में?
वह डिवाइस जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं को बड़ा देखा जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? चलिए सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आ गया होगा। इसका सही उत्तर निकल के आता है ऑप्शन डी, उत्तर लेंस। फिर भी देखते हैं एक बार कि इसका क्या सही उत्तर निकल के आता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, उत्तर लेंस। देखिए अवतल लेंस नहीं होगा, इसलिए कई कारण हैं। उत्तल लेंस में होता क्या है कि अगर लोकेशन आंख का वस्तु का परफेक्ट है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। आप अपने चैप्टर में देखेंगे। एक और बात बोलेंगे हम, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही कोई भी विद्यार्थी तभी टिक कर सकता है जब उसका चैप्टर क्लियर हो। चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही चूज नहीं कर पाएगा, तुक्का लगेगा, सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरी ये राय है, विचार है आप लोग के लिए कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। इसके लिए आप पहले चैप्टर क्लियर करें। चैप्टर क्लियर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो सही अटेम्प्ट होंगे, वरना उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए प्रश्न देखते हैं 25 क्या कह रहा है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन दे देते हैं हम, उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। चलिए इनमें से कोई नहीं मैं काट देता हूं, आप भी काट देंगे। बाइफोकल को हटा देते हैं, बाइफोकल अलग चीज है। हालांकि मैं बता देता हूं कि बाइफोकल का इस्तेमाल कहाँ होता है। बाइफोकल लेंस वहां लगता है जहां पर किसी वृद्ध व्यक्ति की निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों खराब हो जाती है, वहां पे हम बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक ही ग्लास में दो लेंस लगे होते हैं, जिसमें एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। एक नजदीक देखने के लिए होता है, एक दूर देखने के लिए होता है। ठीक है, बच गया उत्तल और अवतल। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस लेंस के द्वारा? तय जल्दी से। चलिए सही उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में आ गया होगा। उत्तल लेंस वह लेंस है जिससे हम हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, तो उत्तल लेंस को भी हम काट देते हैं। बच गया अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस हमारा सही उत्तर होगा कि इसके द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर भी एक बार देखते हैं क्या निकल के आता है उत्तर। बिल्कुल सही आप लोगों ने उत्तर दिया, अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या होता है निर्धारित? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप चले जाइए जहां से आए हैं, और सी ऑप्शन कह रहा है आपतन कोण, विचलन कोण परावर्तन के नियम में है नहीं, हटा दिया जा रहा है इसको। बच गया आपतन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों एक ही जैसे हैं, बस आगे पीछे हैं। तो परावर्तन के नियम में पहले बनता है, परावर्तन के नियम में पहले बनता है आपतन कोण, फिर बनता है परावर्तन कोण। कोण आई बराबर होता है कोण आर। ठीक है, तो इसको भी हटा दिया जाता है, इसलिए परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। ये थोड़ा उल्टा लग रहा है, सही ऑप्शन निकल के आ रहा है ऑप्शन ए, और आप लोग का भी ऑप्शन ए ही सही होगा। कमेंट बॉक्स में आ गया होगा, मुझे पता है। फिर भी एक बार देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो रहा है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने,
ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये परावर्तन के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन देखते हैं 27। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? देखते हैं ऑप्शन में, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब या तो सीधा होगा या तो उल्टा होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा और दोनों भी नहीं होगा। इसलिए मैंने अभी कहा, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब या तो सीधा होगा या तो उल्टा होगा। बट उसमें सीधा होगा कि उल्टा होगा वो हम लोग ऑप्शन में टिक करेंगे। बट हमें ऑप्शन को काटने के लिए ये दिमाग लगाना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब या तो सीधा होगा या तो उल्टा होगा, दोनों तो होगा नहीं, इसलिए मैंने दोनों काट दिया, बच गया दो। तो अब दिमाग लगाएं कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है? कैसा होता है बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में उत्तर डालिए, कैसा होगा, सीधा या उल्टा? चलिए, सभी लोग का उत्तर आ चुका होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और इसका सही उत्तर निकल के आता है ऑप्शन ए। देखते हैं हमारे कंप्यूटर विभाग क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑप्शन ए सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? एक लेंस है, उसमें मुख्य फोकस कितना होता है? एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है कि चार होता है? ठीक है, इनमें से कोई नहीं, काट देते हैं, बच गया ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3। देखिए, अगर दर्पण होता तो उसमें फोकस जो है वो एक होता, लेकिन लेंस है तो लेंस में थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ कि मुख्य फोकस कितना होता है। मुझे लग रहा है कि जब आप अपने चैप्टर को पढ़ रहे थे या फिर पढ़ रहे होंगे जिस समय भी, तो याद होगा उस समय की बात की लेंस में फोकस 3 तो होता नहीं है और 1 भी नहीं होता है, ठीक है। तो फिर कितना होता है आप बताइए? मैंने काट दिया इसको, 3 और 1 को काट दिया, इनमें से कोई नहीं का इनवाइट ही नहीं था, चला आया। इसके बाद बच गया 2, तो इसका सही उत्तर निकल के आता है 2। फिर भी देखते हैं कि क्या सही उत्तर निकल के आता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। आगे देखते हैं हम लोग। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट मतलब होता है किसी चीज को सर्च करने में जिस लाइट का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं सर्च लाइट। टॉर्च हो गया, गाड़ी का हेडलाइट हो गया, इसको बोलते हैं सर्च लाइट। आप बताएं कि इसमें किस चीज का परावर्तक सतह बना होता है, मतलब कि लेंस लगा होता है कि दर्पण लगा होता है। अगर लेंस है तो कौन सा लेंस है, अगर दर्पण है तो कौन सा दर्पण है, ठीक है। और चैप्टर से या फिर इससे पीछे वाले वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि सर्च लाइट में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे दर्पण और लेंस जो है ना वो मिसटाइप हो गया है, नहीं डाला गया है। खैर कोई बात नहीं है, हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि हम इस बार लेंस नहीं लिखते हैं, इसलिए कि सर्च लाइट में लेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो हम सब में दर्पण लिख देते हैं, दर्पण, और यहाँ भी दर्पण, यहाँ भी दर्पण। इसका हम क्या करते हैं, काट देते हैं। बताइए, सर्च लाइट में हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ये पीछे के वीडियो से या फिर चैप्टर से आपको जानकारी होगी। बिल्कुल सही उत्तर निकल के आया, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है सर्च लाइट में। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दाढ़ी बनाने में उसी दर्पण से बनाई जाती है जिस दर्पण में हमारे दाढ़ी के बाल बड़े बड़े दिखाई पड़े।
ठीक है, बड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे तभी तो दाढ़ी अच्छे से बनेगी। ऐसे तो हम लोग समतल दर्पण से दाढ़ी बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन दाढ़ी उसी दर्पण से बनानी चाहिए जिस दर्पण में जो बाल हैं वो बड़े बड़े दिखाई पड़े। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा समतल। समतल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उत्तल हो गया, अवतल हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, काट देते हैं। बच गया उत्तल, अवतल। देखिए, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है हमें, तो बड़ा प्रतिबिंब याद कीजिए कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है और उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उसका उल्टा कर देना है, मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तभी जाकर हमारी दाढ़ी भी अवतल दर्पण में बड़ी दिखाई देगी, तो ठीक से बनेगी भी। इस चीज को ध्यान रखना होगा। सही उत्तर देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है अवतल दर्पण। सारे प्रश्नों का जो सही उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन +10 cm, -10 cm, +100 cm, -100 cm। चलिए, कल या फिर चैप्टर का जो स्टडी है उसके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर निकालें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। लेंस की फोकस दूरी पूछी जा रही है, तो F बराबर होता है 1/P × 100। चलिए, एक तो नियम से रहेगा, P का वैल्यू है 1, P का वैल्यू है 1 और इंटू कर देंगे 100। 1 से 1 कैंसिल, बच गया 100 cm। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा टिक किया जाएगा? एक चीज और ध्यान देना है, लेंस हमारा उत्तल है, तो उत्तल लेंस जो है वो उसका चिन्ह पॉजिटिव होता है, तो हम सही करेंगे ऑप्शन नंबर सी +100 cm। फिर भी देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या निकल के आता है। बहुत सही उत्तर आप लोगों ने टिक किया, +100 cm। आगे देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा हो सकता है? देखिए, ऑप्शन देखते हैं। दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। मैं इस प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm हैं, ठीक है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा? फोकस दूरी जो है वो -15 cm है, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि अगर फोकस दूरी माइनस में है तो वह दर्पण या लेंस कौन सा होगा? जल्दी से टिक करें, जल्दी से उत्तर को कमेंट बॉक्स में डालें। देखिए, दर्पण अवतल और उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल नहीं होगा। उसके बाद दर्पण उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस ये भी नहीं होगा। इसके बाद बच गया दोनों को भी हम काट देते हैं। दोनों उत्तल, ऐसा नहीं होता है क्योंकि उत्तल की जो चिन्ह होता है वो पॉजिटिव होता है। बच गया दोनों अवतल, तो दोनों अवतल हमारा सही उत्तर निकल के आता है। देखते हैं कि क्या इसका सही निकल के आ रहा है। बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ रहा है, दोनों अवतल। दोनों अवतल होंगे क्योंकि अवतल दर्पण की या फिर लेंस की फोकस दूरी है वो निगेटिव में होती है, ठीक है, ध्यान देना होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। बताइए कौन सा सही इसका उत्तर होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। कितने होते हैं? मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, I और R। चलिए बताइए, ठीक है।
बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने और कमेंट बॉक्स में डाल भी दिया। सही उत्तर निकल के आया इसका 2। चलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन बी 2 ही है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। चलिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। अभी पीछे वाले प्रश्न में मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया, उस हिंट्स के द्वारा आप इस प्रश्न के ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये होगा, या साइन आर साइन आई बिल्कुल नहीं होगा। साइन आई एक्स साइन आर नहीं होगा। साइन आई प्लस साइन आर बिल्कुल नहीं होगा। बच गया ऑप्शन ए। बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों ने टिक किया होगा, कमेंट बॉक्स में डाल भी दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए साइन आई अपॉन साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का साइन आई अपॉन साइन आर सही मान होता है। आगे देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है। सभी जगह समान मोटाई का बिल्कुल नहीं होता है, आप लोग भी जानते हैं। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा तो बिल्कुल नहीं होता है। फिर वो चला जाएगा अवतल में, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो सकता है, इसको हम छोड़ देते हैं। इनमें से कोई नहीं, एकदम नहीं होगा। तो बच क्या गया ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही उत्तर है। बीच में मोटा और किनारे पर पतला उत्तल लेंस की पहचान है। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस है। आगे देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर निकल के आया, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, प्रश्न देखते हैं 36 क्या कह रहा है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, एम निकालना है आवर्धन। ऑप्शन देखते हैं अवतल लेंस का क्या आवर्धन होगा। देखिए आवर्धन में u अपॉन भी बिल्कुल नहीं होगा, u भी नहीं होगा, u प्लस भी बिल्कुल नहीं होगा। बच गया ऑप्शन डी, ये हमारा सही उत्तर है और आप लोग का भी यही उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया होगा कि 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर डी होगा, भी अपॉन यू। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, भी अपॉन यू। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। बताइए, इसके पहले वाले प्रश्न में इस थ्योरी का इस्तेमाल हो चुका है। बताइए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। R बराबर 2F हो सकता है, F बराबर R कभी नहीं होता है, F बराबर 2/R एकदम नहीं होता है, R बराबर F अपॉन 2 बिल्कुल नहीं होता है। देखिए होता क्या है, F बराबर होता है R/2, F बराबर होता है R/2, क्योंकि F जो है वो R का आधा होता है। जब हम R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2F। देखिए ऑप्शन नंबर ए, R बराबर 2F होता है, सही उत्तर निकल के आता है। बिल्कुल सही निकल के आया, R बराबर 2F। अगला प्रश्न देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण। दर्पण अवतल, उत्तल, समतल, उत्तल और अवतल दोनों का। दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, समतल बिल्कुल नहीं होगा। बच गया उत्तल दर्पण और एक है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। सब लोगों ने, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोगों ने सही उत्तर टिक किया होगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो सोलर कुकर में होता है, उत्तल दर्पण का नहीं होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ना, पता है कि उत्तल दर्पण जो है हमारा प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, जबकि अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश को फैलाने का काम करता है। इसलिए इस दर्पण का इस्तेमाल
होता है शुगर कुकर में, और हमारा सही उत्तर निकल के आया अवतल दर्पण, बिल्कुल सही निकल के आया है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये इस प्रकार का प्रश्न हो चुका है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ठीक है, हमें ये ध्यान देना है। बताइए, बराबर और सीधा होता है? नहीं होता है। वास्तविक और उल्टा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, हो सकता है। आगे देखते हैं सी, वास्तविक और सीधा होता है? तो वास्तविक और सीधा मतलब कि वास्तविक भी होगा और सीधा भी होगा। आपको हजम हो रहा है? ये मुझे नहीं हो रहा है, ठीक है, कि वास्तविक भी है और सीधा भी है। वास्तविक और सीधा, खैर इसकी मर्जी है, जहां मन चाहा चला आता है, हम लोग को छांटना है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, एकदम हटा दीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। मैंने 2 काट दिया है, 2 बिल्कुल नहीं होगा, बच गया 2। आप दिमाग लगाएं और इसका सही ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में डालें, क्या सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, सभी लोग का सही ऑप्शन चयन हो गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर होगा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी। ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वास्तविक और सीधा की जो जोड़ी है वो बन नहीं रही है। ठीक है, वास्तविक के साथ में हमेशा उल्टा आता है, सीधा नहीं आता है। ठीक है, सीधा सीधा जो है ना वो उसकी जोड़ी है काल्पनिक। आगे देखते हैं इसका जो सही उत्तर है वो क्या निकल के आता है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है बी नंबर, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर क्या कह रहा है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन देखते हैं, बड़ा और वास्तविक होता है, छोटा और वास्तविक होता है, छोटा और काल्पनिक होता है, बड़ा और काल्पनिक होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक नहीं हो सकता है। दोनों मैंने काट दिया। अब आते हैं कि 2 जब कट गया, 2 बच गया है, अब आपको आधा दिमाग लगाना है। ठीक है, और उसके द्वारा सही ऑप्शन को चूज करना है कि कौन इस प्रश्न का सही उत्तर निकल के आ सकता है, बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक। जल्दी दिमाग लगाएं और कमेंट बॉक्स में उत्तर डालें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जब वस्तु f और 2f के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। चलिए, सभी लोग का उत्तर आ चुका होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं। ठीक है, वस्तु यहां पे रखी गई है। ठीक है, अब कुछ ध्यान आ रहा होगा कि इसका सही उत्तर क्या निकल के आ सकता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या निकल के आ सकता है, मैं हेल्प कर दे रहा हूं। हेल्प कर दिया मैंने, उत्तर बिल्कुल सही आ रहा होगा, एकदम सही उत्तर आ गया आप लोग का कमेंट बॉक्स में। बताइए, जल्दी से बताइए, इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है, उल्टा और बड़ा। ठीक है, उल्टा तो इसमें है नहीं, बड़ा है और वास्तविक है, तो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए। फिर भी देखते हैं कि कौन सा इसका सही उत्तर निकल के आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है, बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक। देखिए, ये बड़ा भी है और वास्तविक किरणों से बना भी है, इसलिए वास्तविक है। अगर इसमें और एक जुड़ा होता कि सीधा के उल्टा, तो भी आप इसको टिक कर सकते थे कि उल्टा।
देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को तभी सही टिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपका चैप्टर क्लियर हो। तो अधिक ध्यान ये रखें कि आपका चैप्टर क्लियर होना चाहिए, वरना प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। कितना आप याद करेंगे उसको? थ्योरी याद कर लीजिए, एक फॉर्मूला याद कीजिए, चैप्टर बराबर एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले से 10, 100, 500, 1000 प्रश्नों को टिक कीजिए, चूज कीजिए कौन सा सही होगा। 1000 क्वेश्चन याद करना अच्छा है या फिर एक टॉपिक याद करना अच्छा है? मेरे अकॉर्डिंग तो एक चैप्टर, एक टॉपिक याद कर लेंगे तो वो अच्छा है। ठीक है, आप भी इसी थ्योरी का इस्तेमाल करें, इसी नियम का इस्तेमाल करें, फॉलो करें इस बात को कि ऑब्जेक्टिव को टिक करने से पहले उसका चैप्टर क्लियर होना चाहिए। और हम लोग ने आज 40 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो सभी लोग को अच्छा लगा होगा। 40 प्रश्न मतलब 40 प्रश्न, 40 तक प्रश्न, 40 प्रश्न नहीं, 40 तक प्रश्न। चलिए, हम लोग ने आज 40 तक प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। पिछले वीडियो में 20 प्रश्न थे, इस वीडियो में 20 प्रश्न हैं। और सभी लोगों को हम ये सलाह देते हैं कि डेली अपना चैप्टर क्लियर करें, वीडियो देखें, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, कॉपी कलम लेके बैठें, उसको नोट डाउन करें। इसके बाद अपनी जो स्टडी है उसका जो एक्सेलेरेटर है वो फुल कर दें। पढ़ाई कहीं से भी ढीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगले साल फरवरी में ही आपकी परीक्षा है और वो परीक्षा अच्छी से होनी चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, इस आशा के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।